अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, आज हम दरख्शा की 10th क्लास की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। मैंने 2 चैप्टर लिया है, एक है मसनवी जज्बाए इश्क, दूसरा है एक गज़ल जो मुबारक अज़ीम आबादी ने लिखा है। इन दोनों चैप्टर का आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। मसनवी जज्बाए इश्क गुलाम हमदानी मसहफ़ी की है। इन दोनों चैप्टर का आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आइए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। पहला क्वेश्चन है, गुलाम हमदानी मसहफ़ी क्या तखल्लुस करते थे? ऑप्शन ए गुलाम, बी हमदानी, सी मसहफ़ी, डी कोई नहीं। तो सवाल नंबर 1 का सही जवाब है सी मसहफ़ी। गुलाम हमदानी मसहफ़ी तखल्लुस किया करते थे। सवाल नंबर 2, गुलाम हमदानी मसहफ़ी का असल नाम क्या था? ऑप्शन ए गुलाम हमदानी, बी गुलाम हमदानी मसहफ़ी, सी मसहफ़ी, डी हमदानी। तो 2 का सही जवाब है ए गुलाम हमदानी। इसका असल नाम गुलाम हमदानी था। मसहफ़ी जो इसमें लिखा है बी नंबर में गुलाम हमदानी मसहफ़ी, तो मसहफ़ी जो था इसका तखल्लुस था। तो ये हम पूरा नाम इनका नहीं लेंगे कि इनका असल नाम ये था गुलाम हमदानी मसहफ़ी, बल्कि गुलाम हमदानी इसका असल नाम था और मसहफ़ी तखल्लुस क्या करते थे। सवाल नंबर 3 कहता है कि मसहफ़ी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 1848 में, बी 1748 में, सी 1847 में, डी 1747 में। तो 3 का सही जवाब है बी 1748 में इनकी पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 4 कहता है कि हमदानी की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए अमरोहा यूपी में हुई थी, बी लखनऊ यूपी में, सी इलाहाबाद यूपी में, डी आगरा यूपी में। तो 4 का सही जवाब है ऑप्शन ए, इनकी पैदाइश अमरोहा यूपी में हुई थी। सवाल 5 है, मसहफ़ी के फारसी और उर्दू के कितने दीवान यादगार हैं? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो 5 का सही जवाब है डी, इनके 8 दीवान हैं जो फारसी और उर्दू में लिखे गए हैं। सवाल नंबर 6 कहता है, इनमें मसहफ़ी के शागिर्द कौन नहीं है? ऑप्शन ए मीर जमीर, बी मीर खलीक, सी आतिश लखनवी, डी अहमद फराज। तो 6 का सही जवाब है डी अहमद फराज। तो इनके अलावा ए बी जितने भी ऑप्शन आए हैं स्टूडेंट्स इसे अपने कॉपी में लिख लेंगे। ये तीनों जो है मसहफ़ी के शागिर्द हुए। सवाल नंबर 7 कहता है, मसहफ़ी का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए 1924 में, बी 1824, सी 1724, डी 1834 में। तो 7 का सही जवाब है बी 1824 में मसहफ़ी का इंतकाल हो गया। सवाल नंबर 8, मसनवी बहरुल मोहब्बत किसकी तख्लीक है? ऑप्शन ए गालिब की, बी नसीम, सी हमदानी, डी आतिश। तो 8 का सही जवाब है सी हमदानी की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 9 कहता है, मसहफ़ी झेल में हमदानी के मसहफ़ी नहीं है। मंदरजा झेल में हमदानी की मसहफ़ी नहीं है। मसहफ़ी की जगह यहाँ मसनवी होना था 9 नंबर में कि मंदरजा झेल में हमदानी के मसनवी नहीं है। सवाल ऑप्शन ए कहता है सर्दी, बी मोदी खाना, सी खटमल खाना, डी गुलजारे नसीम। तो 9 का सही जवाब है डी गुलजारे नसीम, इनके मसनवी नहीं है। सवाल नंबर 10 कहता है कि मंदरजा झेल में मसहफ़ी की कौन सी मसनवी है? ऑप्शन ए ज़हरे इश्क, बी जज्बाए इश्क, सी गुलजारे नसीम, डी बहारे इश्क। तो 10 का सही जवाब है बी जज्बाए इश्क, बी जज्बाए इश्क। सवाल नंबर 11
गजल किस जुबान का लफ्ज है? ऑप्शन ए अरबी, बी उर्दू, सी फारसी, डी हिंदी। तो 11 का सही जवाब है ए, गज़ल जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज है। सवाल नंबर 12 कहता है गज़ल के माने क्या हैं? ऑप्शन ए बच्चों से बात करना, बी औरतों से बात करना, सी मर्दों से बात करना, डी हंसी मजाक करना। तो 12 का सही जवाब है बी, औरतों से बात करना। गज़ल के माने होते हैं औरतों से बात करना। सवाल नंबर 13 है गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मक्ता, बी मतला, सी तखल्लुस, डी कोई नहीं। तो 13 का सही जवाब है बी मतला। तो स्टूडेंट्स इससे आप एक चीज़ और भी जाने, गज़ल का जो पहला शेर होता है इसके दोनों मिसरे जो होते हैं वो हम काफिया होते हैं। सवाल नंबर 14 कहता है गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मक्ता, बी मतला, सी तखल्लुस, डी कोई नहीं। तो 14 का सही जवाब है ए मक्ता कहलाता है। फिर से इस सवाल को हम रिपीट करते हैं, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। कहने का मतलब है गज़ल का जो आखिरी शेर होता है शायर अपना तखल्लुस उसी में इस्तेमाल करता है। तो एक चीज़ यहाँ से एक सवाल और भी याद कर लें, पूछा जा सकता है कि शायर अपना तखल्लुस जो है शेर के किस मिसरा में करता है? तो आप कहेंगे कि शेर के आखिरी जो मिसरा होता है, आखिरी मिसरा, उसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है। सवाल हमारा 15 है किसी किसी गज़ल में एक से ज़्यादा मतला होते हैं तो ऐसी सूरत में दूसरे मतला को क्या कहते हैं? यानी दूसरा मतला जो एक मतले के बाद दूसरा मतला जो आएगा, यानी पहला शेर जो होते हैं उसका रदीफ और काफिया में लिखा होता है, फिर उनके बाद जो एक और शेर कहा गया वो भी रदीफ और काफिया में कहा जाएगा। तो ऐसे शेर जो होंगे, जो दूसरे शेर जो फिर से रदीफ और काफिया में कहे जाएंगे, यानी वो भी मतला तो कहलाएगा लेकिन उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए में उसे मतला सानी कहेंगे, बी हुस्न मतला कहेंगे, सी दोनों कहेंगे, डी या कोई नहीं कहेंगे। तो 15 का सही जवाब है सी। तो वैसे गज़ल को हम या तो मतला सानी कहते हैं या हुस्न मतला कहते हैं, यानी ऑप्शन ए भी सही है और बी भी सही है। सवाल नंबर 16 कहता है कि जिस गज़ल में रदीफ ना हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मतला, बी मक्ता, सी हुस्न मतला, डी गैर मुरद्दिफ गज़ल कहते हैं। तो 16 का सही जवाब है डी गैर मुरद्दिफ गज़ल, यानी जिस गज़ल में रदीफ ही ना हो। सवाल नंबर 17 है कि किसके जरिया गज़ल शुमाल तक पहुंची? ऑप्शन ए बली, बी मीर, सी मोमिन, डी गालिब। तो 17 का सही जवाब है ए बली के जरिया गज़ल शुमाल तक पहुंची। सवाल नंबर 18 है कम से कम गज़ल में कितने अशार होनी चाहिए? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 5, डी 10। तो 18 का सही जवाब है सी, गज़ल में कम से कम 5 अशार होना जरूरी है। सवाल नंबर 19 कहता है मुबारक अजीमाबादी के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए फिदा हुसैन, बी फिदा हुसैन बामिक, सी एहसान हुसैन, डी फिदा हुसैन खां। तो 19 का सही जवाब है बी फिदा हुसैन बामिक। सवाल नंबर 20 मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 21 अप्रैल 1769 में, बी 21 अप्रैल 1869 में, सी 21 अप्रैल 1789, डी 21 अप्रैल 1879। तो 20 का सही जवाब है ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1869 में। सवाल नंबर 21 मुबारक अजीमाबादी की पैदाइश किस जिला में हुई? ऑप्शन ए पटना में, बी दरभंगा, सी भागलपुर, डी गया में। तो 21 का सही जवाब है बी दरभंगा में। सवाल नंबर हमारा 22 है मुबारक अजीमाबादी के वालिद का ताल्लुक किस बुजुर्ग के औलादों में से है? ऑप्शन ए अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बी बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, सी बाबा फरीदगंज सकर रहमतुल्लाह अलैह, डी हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह।
तो 22 का सही जवाब है सी, बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की औलादों में से मुबारक अजमाबादी के वालिद का ताल्लुक है। सवाल नंबर 23 है कि आपके निसाब में शामिल मुबारक अजमाबादी की कितनी गज़लें हैं? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 5, डी 1। तो 23 का सही जवाब है ए, 2 गज़लें हैं। सवाल 24, मुबारक अजमाबादी ने किताब मिज़ानुल तब और तब्बुल कबीर किस जुबान में लिखा? ऑप्शन ए अरबी, बी उर्दू, सी फारसी, डी हिंदी। तो 24 का सही जवाब है सी, इन्होंने फारसी जुबान में इन किताब को लिखा। सवाल नंबर 25 है कि उर्दू शायरी में मुबारक अजमाबादी किसके शागिर्द हुए? ऑप्शन ए हकीम अब्दुल हमीद परेशान, बी दाग दहलवी, सी अकबर इलाहाबादी, डी आतिश लखनवी। तो 25 का सही जवाब है बी, दाग दहलवी। सवाल नंबर 26 है मुबारक अजमाबादी का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए 12 दिसंबर 1958, बी 12 सितंबर 1958, सी 12 अक्टूबर 1958, डी 12 नवंबर 1958। तो 26 का सही जवाब है ए, 12 दिसंबर 1958। सवाल 27 है मुबारक अजमाबादी अपनी 90 वर्ष की उम्र में कितने वर्षों तक शेर व शायरी में अपनी ज़िंदगी गुजारी? ऑप्शन ए 60 वर्ष, बी 70 वर्ष, सी 50 वर्ष, डी 75 वर्ष। तो 27 का सही जवाब है बी, 70 वर्ष। इन सवाल से एक चीज़ और पता होता है कि मुबारक अजमाबादी ने पूरी उम्र 90 वर्ष तक जिए थे। सवाल नंबर 28 है कि हुकूमत हिंद ने मुबारक अजमाबादी की अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ करते हुए कितने रुपए माहवार मुकर्रर कर दिया था? ऑप्शन ए 50 रुपये, बी 100 रुपये, सी 1000 रुपये, डी 500 रुपये। तो 28 का सही जवाब है बी, 100 रुपये। सवाल नंबर 29 है कि दाग दहलवी का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए 1805 में, बी 1705 में, सी 1905 में, डी 1958। तो 29 का सही जवाब है सी, 1905 में दाग दहलवी का इंतकाल हो गया। सवाल नंबर 30 है और आखिरी सवाल है मुबारक अजमाबादी का मजमुआ कलाम जलवा दाग कब शाये हुआ? ऑप्शन ए 1948 में, बी 1949, सी 1950, डी 1951। तो 30 का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1951 में। तो स्टूडेंट्स हमारे ये पूरे सवाल हो गए। खुदा हाफिज़।